अब देखो यहाँ पे पहले आपने एलपीजी क्राइसिस के बारे में सुना, देन एलएनजी क्राइसिस आते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के क्राइसिस। फिर उसके बाद ऑयल को लेके बोला कि नहीं अपने पास है स्टॉक थोड़ा बहुत। अभी आपने अगर गैस वगैरह की बुकिंग करवाई होगी, जैसे गैस सिलेंडर आते हैं तो कईयों के अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो रहे हैं, रीजन बताए नहीं जा रहे क्यों हुए, पर वो कहीं ना कहीं शॉर्टेज ही एक रीजन निकल के आता है। उसके अलावा बोला गया है कि अर्बन एरियाज के अंदर 29 डेज तक का वेटिंग पीरियड हो सकता है, देन रूरल एरियाज में अप टू 45 डेज का हो सकता है। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम अगेन, अगर होगा ही नहीं बैकएंड पे तो क्या ही सप्लाई आप करोगे। कल आपने देखा था, परसों आपने देखा था कि हमारा जो हीटिंग सेक्टर है, जहां पे भी हीट रिक्वायर्ड रहेगी उसको इलेक्ट्रीफाई करने की जरूरत है। 3 एग्जाम्पल आपने उसमें पढ़े थे, वन वॉज सीएसटी, एक प्लाज्मा टॉर्च और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मेन मोटो क्या था उसका भी, देखो बैकएंड पे गैस नहीं आ रही थी तो इस वजह से आप हीट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे, तो बोला कि गैस से हमें शिफ्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी की तरफ। अब ये एक आर्टिकल था जिसमें बोला ना सिर्फ ऑयल ना गैस ना हीटिंग सेक्टर, उसको भी छोड़ दो, उसके अलावा भी बड़ी सारी कॉम्पोजिशन है जो हम फॉरेन कंट्री से परचेज करते हैं, स्पेशली जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है। अब इसमें एग्जाम्पल एक दो उठाने हो आपने तो एक तो वही कॉम्पोजिशन है जो आपको सलार दे पेजोनेलिस में मिली थी, जिप्सम, ठीक है, जिप्सम सल्फर, दो एग्जाम्पल तो यहीं से आगे। तो याद रखना ये हम वेस्ट एशिया से ठीक ठाक खरीदते हैं। सल्फर का एक इंपॉर्टेंट रोल है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, जिसे एक और टाइटल भी दिया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड्स, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं उसको। अगर कॉन्सेंट्रेटेड गिर जाए हाथ पे तो ठीक ठाक जल जाता है, इवन डाइल्यूट भी हीटिंग इफेक्ट छोड़ जाता है। इसके अलावा लाइमस्टोन, सीमेंट इंडस्ट्री होगी, हमारी जो बिल्डिंग्स है इंफ्रा है वो बनेगा ही नहीं अगर लाइमस्टोन अपने पास नहीं होगा। तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनका अगेन एप्लीकेशन है हमारे डेली यूटिलिटी में, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर, तो बोला कि उनकी सप्लाई भी इंपैक्ट करी है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये सारी चीजें इंपैक्ट कर रही हैं, तो उसी को लेकर ये आर्टिकल आया था। अब कॉन्फ्लिक्ट कौन से एरिया में चला है? वेस्ट एशिया। बस बस क्या हो गया, टूट गया कि बच गया? अच्छा लगा लो, एसी लगा लो फिर। अब वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चला तो ऑयल और गैस के बावजूद, मतलब इनके ऊपर तो इंपैक्ट आए ही आए, पर इंडस्ट्रियल इनपुट जो थी वो भी अफेक्ट करगी। बहुत सारे एग्जांपल अब आपने देखनी है, कल को मेंस में सवाल आता है तो सारे आर्टिकल्स को जोड़ना पड़ेगा आपको खुद ही, ठीक है। अब क्रिटिकल सेक्टर जैसे स्टील है, फर्टिलाइजर है, सीमेंट है, पावर ट्रांसमिशन है। जब आप 8 कोर इंडस्ट्री के सेक्टर पढ़ते हो उसमें भी स्टील आता है, उसमें फर्टिलाइजर भी आता है। अभी मंथ चल रहा है मार्च और अप्रैल वाला मंथ जो है इंडिया के अंदर ये हार्वेस्टिंग सीजन रहता है। मतलब जो क्रॉप उगाई थी, कौन सी क्रॉप उगाई थी? व्हीट, गेहूं, राबी क्रॉप थी ना, विंटर सीजन में उसे ग्रो करते हैं अराउंड अक्टूबर और नवंबर, और हार्वेस्टिंग उसकी चली जाती है मार्च एंड या अप्रैल के आसपास। तो अभी चल रहा है हार्वेस्टिंग सीजन। फर्टिलाइजर को लेके आप ज्यादा नहीं सुनोगे, रीजन यही है कि अभी हार्वेस्टिंग आ रही है तो अभी हार्वेस्टिंग पे लोगों का ज्यादा फोकस है। ये नहीं है कि अपने को फर्टिलाइजर परचेज करना है, ये वो सो कुछ परचेज करना है, तो फर्टिलाइजर को आप ज्यादा नहीं सुनोगे। बट स्टिल फर्टिलाइजर के अंदर भी एक इंग्रेडिएंट सल्फर आता है, तो अगेन फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर जब करना है तो ये कहीं ना कहीं ये वाला सेक्टर भी इंपैक्ट करेगा। इसके अलावा सीमेंट, जैसे मैंने बोला लाइमस्टोन आ गया, लाइमस्टोन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प आउट करता है। देन पावर ट्रांसमिशन, पावर सेक्टर के आपने इतने सारे एग्जाम्पल देख लिए, वो भी कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंपैक्ट हो रखा है। और एसेंशियल रॉ मटेरियल जैसे लाइमस्टोन आ गया, सल्फर आ गया, जिप्सम है, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन। डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन का मतलब होता है ऐसा आयरन जिसे आप बनाते तो आयरन ओर से ही हो। एक दो एग्जाम्पल देना जरा आयरन ओर के। हेमेटाइट, हाँ ठीक है, मैग्नेटाइट, सिडराइट। सिडराइट सबसे लो क्वालिटी का आपने आयरन ओर देखा था जिसमें सल्फर की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। अब ये जो DRI है, दैट इज डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन, इसमें आयरन को प्रोड्यूस तो आयरन ओर से ही किया जाएगा पर बिना उसे मेल्ट करे। और जितनी भी स्टील इंडस्ट्री है वहां पे DRI वाली फॉर्म आयरन की यूज करी जाती है। और इसी आयरन को एक और टर्म भी दी जाती है, दैट इज स्पॉन्ज आयरन। और याद रखना इसमें ऑक्सीजन वगैरह को रिमूव कर दिया जाता है रिड्यूसिंग गैस का यूज करके। रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रही। तो इसको स्पॉन्ज आयरन इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जब आप इसकी अपीयरेंस देखोगे पोरस आपको दिखेगी, पोरस मतलब छोटे छोटे छेद उसमें आपको दिखाई देंगे, तो स्पॉन्ज आयरन भी से बोल दिया जाता है। और साथ ही कॉपर वायर्स, ये भी कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल है। अगेन कॉपर वायर्स का यूटिलिटी आप अपने घर से देखना शुरू करते हो और फिर बाकी की बिल्डिंग्स में भी यूज हो रही है। ओवरऑल 50% जो इंडिया का इंपोर्ट है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी है इन मटेरियल की, वो वेस्ट एशिया के ऊपर रहती है। तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट एक शुरू हुआ था, शुरुआत हुई थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड के साथ। पहला आर्टिकल आपने जब किया था ऑयल के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया था कि अपने पास कितने स्टॉक्स अवेलेबल हैं, फिर हम शिफ्ट हुए थे एलपीजी और एलएनजी की तरफ। अब ये सारी इंडस्ट्री हैं जो हिट कर रही हैं जब बैक एंड पे सारी सप्लाई चेन रुक जाती है,
तो मतलब एक इंडस्ट्री इंपैक्ट नहीं करती कभी भी, सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं एक वॉर या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। बाकी वेस्ट एशिया रीजन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी, पहले तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उसके मेंबर तो आ ही जाएंगे, जैसे बहरीन है, कुवैत है, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। पर इसके अलावा वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट में और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस टाइम पे इन्वॉल्व हैं, ईरान, इराक, इसराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और यमन। जो ये जॉर्डन वाला एरिया था, सीरिया, थोड़ा सा पार्ट ऑफ तुर्की है, जब ये सारा आपस में जुड़ता है तो पहले क्या टर्म यूज करी जाती थी इसके लिए, जैसे ईरान के लिए पर्शिया बोल दिया करते थे, वाटर बॉडी का नाम पड़ गया पर्शियन गल्फ, वैसे एम से एक टर्म हुआ करती थी मेसोपोटामिया, तो ये सारा क्लस्टर हुआ करता था। आज के टाइम पे हम इसे वेस्ट एशिया में काउंट कर लेते हैं। देन सप्लाई का रिस्क, मिसाइल और ड्रोन अटैक्स करे जा रहे हैं जिसकी वजह से एनर्जी, लॉजिस्टिक, ये फैसिलिटी भी इंपैक्ट हुई है। जैसे एक आर्टिकल मैंने बोला था आपको कि इसको रीड कर लेना जस्ट, AWS वाला, जब ईरान ने अटैक करा था Amazon वेब सर्विसेज के ऊपर। अब देखो ये है तो डेटा सेंटर की बात हुई, अब ईरान ने दिमाग लगाया कि जहां पे डेटा सेंटर है वहां पे अटैक कर देते हैं। अब इसके ऊपर अटैक करने से वॉर में क्या हेल्प आउट मिलेगी? हाँ देखो, डेटा सेंटर नाम से पता लग रहा है सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे अवेल मिलेंगी, आपने उसी को हिट कर दिया। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है वॉर के अंदर जो टाइम के साथ ही मर्ज हुई है। पहले जब लड़ाइयां होती थी हिस्ट्री में आप देखते हो, जमीन को लेके होती थी कि ये वाली टेरिटरी मेरी है, ये वाली टेरिटरी तेरी। फिर मैट्रिमोनियल अलायंसेस आने शुरू होते हैं कि शादी कर लेते हैं तो वो जमीन भी इनडायरेक्टली मेरी ही हो जाएगी दहेज की फॉर्म में। और उसके बाद मतलब डायरेक्टली दहेज नहीं बोला, पर हाँ जब लड़की आएगी तो वो जो राजा है वो बोल देगा कि मेरा क्लेम है इस टेरिटरी के ऊपर, कि मेरे ससुर की जमीन थी यहाँ पे। फिर उसके बाद टाइम आगे आगे चलता गया, टैक्सेस की एडिशन हुई कि और ज्यादा इनकम कैसे जनरेट करनी है, पैसे की वैल्यू आने लगी। आज के टाइम पे आप देखोगे लड़ाई पहले बॉर्डर एरियाज पे हुआ करती थी, अब जो है वो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशंस हैं वहां पे भी अटैक्स करे जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल आ गया इसका, Amazon वेब सर्विसेज। ईरान ने बोला कि एक काम करते हैं, ऐसी जगह पे अटैक करते हैं जहां से ये डिफरेंट कंट्रीज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अटैक कर दिया Amazon वेब सर्विसेज के ऊपर, तो ड्रोन अटैक करे थे अगेन। तो मतलब आज के टाइम पे क्या किया जा रहा है, स्ट्रेटेजिक अटैक करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी कंट्री की इकोनॉमी, उसकी ऑटोनॉमी डिपेंड करती है, उसके ऊपर अटैक कर दो तो उसको रीबिल्ड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अभी इसका क्लोजर कर दिया था, बाकी पर्शियन गल्फ थी एक तरफ, दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान था। अब इसका क्लोजर करा तो इसकी वजह से एनर्जी और दूसरा ट्रेड का डिसरप्शन सबको फेस करना पड़ा। देन आता है इंडिया का इंपोर्ट, अराउंड 98.7 बिलियन वर्थ है गुड्स का वेस्ट एशिया रीजन से ही, अगर 25 का डेटा उठाओगे तो मतलब ठीक ठाक परचेजिंग हमारी रहती है फ्रॉम वेस्ट एशिया। अब इम्पैक्ट है बियॉन्ड ऑयल एंड गैस, बोला कि जो डिस्काउंटेड रशियन ऑयल है चलो वो तो ठीक है, बट स्टिल हमारी वल्नरेबिलिटी ऑयल और गैस को लेके फिर भी बनी रहती है। अब जैसे आपने एक दिन पढ़ा यूरेनियम को लेके, यूरेनियम के लिए हमारी डिपेंडेंसी वैसे भी नहीं है वेस्ट एशिया के ऊपर, इसके तो ऑल्टरनेटिव भी और थे, कौन कौन? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी नेगोशिएशंस हैं, एज सच कोई एग्रीमेंट नहीं है जिसके थ्रू वो हमें सप्लाई कर रहे हो यूरेनियम। पहले भी कौन आते हैं? ऑस्ट्रेलिया, जो फर्स्ट प्रोड्यूसर है ओवरऑल यूरेनियम का। दूसरे पे कौन था? कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। इवन इंडिया को भी कजाकिस्तान सबसे ज्यादा सप्लाई करता है। जब आपने डेटा कंपेयर करा था तो नंबर 1 पे कजाकिस्तान था, दूसरे पे कनाडा का ही डेटा था, 1000 मेट्रिक टन का डेटा था। एंड थर्ड पे कौन था? कनाडा, जिसके साथ अभी हमने डील करी है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंकिंग है। सबसे ज्यादा इंडिया कजाकिस्तान से परचेज करता है। ये डील अभी रिवील नहीं करी गई है कि कितना हम परचेज करने वाले हैं। और दूसरा कनाडा का आपने डिटेलिंग कर लिया था। अब यूरेनियम, यूरेनियम का एग्जांपल यहाँ पे आप गलती से भी नहीं दोगे। अब मैंने यूरेनियम क्यों यहाँ पे ऐड कर दिया, रीजन है उसके पीछे भी। जिस दिन मैंने आपको आर्टिकल दिया था इंडिया और कनाडा का यूरेनियम डील, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कईयों ने उसमें लिथियम के भी एग्जाम्पल लिख दिए थे। अब जब फोकस करा है ना कि इंडिया और कनाडा की डील के बारे में बताओ, वहां पे लिथियम का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि डील टॉक्स अबाउट ओनली यूरेनियम। तो आंसर उतना ही लिखना है जितना पूछा है, आपको पता है वो चीज ऐड करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब जैसे वेस्ट एशिया है, मैंने यूरेनियम जान के लिखा यहाँ पे, ऑल्दो वेस्ट एशिया के साथ यूरेनियम का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे यूरेनियम के ऊपर हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। चलो ये भी याद रखना। एंड इसके बाद कतर, छोटी सी कंट्री है पर सबसे ज्यादा गैस के रिजर्व्स आपको कतर में मिल जाएंगे। लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई यहीं से आ रही है, और फिर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर मतलब जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो एलएनजी के ऊपर काम करती हैं। इसके अलावा मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं जो डिसरप्शन फेस कर रही हैं ड्यू टू सप्लाई चेन। और डिसरप्शन कहाँ पे आ रही है? फर्टिलाइजर, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जैसे लाइमस्टोन, सीमेंट वगैरह आपने देखा। देन स्टील, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जैसे एग्जांपल डायमंड, अराउंड 40% हम डायमंड लेके आते हैं जब इंडिया में, सूरत गुजरात के अंदर,
और वो होते हैं रॉ मटेरियल की फॉर्म में, फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, शेपिंग करनी पड़ती है, तो वो जो शाइन करता है एट लास्ट वो इंडिया के गुजरात सूरत के अंदर होता है, फिर उसके बाद एक्सपोर्टिंग करना शुरू करते हैं। तो बहुत सारा हम वेस्ट एशिया से भी परचेज करते हैं। बाकी अफ्रीकन यूनियन में तो आपने देखा ही था, नामीबिया, इवन जब विजिट हुई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की नामीबिया, तो डायमंड को लेके भी बात करी थी कि ऐसे मत करो, यहाँ पे आप लेके जा रहे हो जो यूरोपियन कंट्रीज है, आप एक काम करो, फिर यहाँ से आ रही है वो वापस इंडिया की तरफ, एक काम करो यहाँ से ही डायरेक्टली लेके आओ। तो मतलब बड़े सारे ऑल्टरनेटिव है जो रॉ मटेरियल हमें डायमंड का भी मिलता है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। बाकी शिपिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और यहाँ पे डिले 1 वीक से भी ज्यादा रहा, तो डिसरप्शन हमने फेस करी। अभी आर्टिकल था लास्ट वीक का, तो अभी ऑलरेडी 2 हफ्ते हो चुके हैं। ऑन एन एवरेज अगर वॉर को देखोगे 3 या 4 हफ्ते तो हो ही चुके हैं कंप्लीट, और ये उस टाइम की बात कर रहे हैं कि अगर 1 हफ्ते से ज्यादा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो ब्लॉकेड में रहती है तो ज्यादा इंपैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अब तो क्रॉस ही कर चुका है टाइमलाइन और शॉर्टेजेस हम फेस करने शुरू कर चुके हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर रिस्क, अब ये डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेंस वगैरह के पेपर के लिए। पहले आता है लाइमस्टोन, अराउंड $483 मिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम वेस्ट एशिया ओनली। इतना तो हम वहीं से परचेज कर रहे हैं, मतलब टोटल इंपोर्ट में से 68.5% इंपोर्ट हमारे वेस्ट एशिया के ऊपर ही डिपेंडेंसी रहती है। सेकंड आता है जिप्सम, 129 मिलियन इंपोर्ट डॉलर का इंपोर्ट कर रहे हैं जिप्सम, मतलब टोटल जो हमारे इंपोर्ट रहते हैं वो 62.1% डिपेंडेंसी है अगेन ऑन वेस्ट एशिया। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होता है सीमेंट एंड ऑल। अब इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, शॉर्टेज क्रिएट होगी, पर बैकएंड पे डिमांड उतनी ही है और सप्लाई शॉर्टन कर चुकी है, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो इकोनॉमी यहाँ पे भी वैसे ही प्ले आउट करेगी। और जो जितने भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला रहे थे कहीं ना कहीं उसमें भी डिले आएगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आधी सी परसेंटेज में हमारी डिपेंडेंसी है, मोर देन 50% की डिपेंडेंसी है। फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री रिस्क, सल्फर आ गया, $420 मिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब जो टोटल हम सल्फर के इंपोर्ट करते हैं ऑन एन एवरेज 65% डिपेंडेंसी हमारी वेस्ट एशिया के ऊपर है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे यूज करते हो सल्फर को, फर्टिलाइजर हो गए, केमिकल, केमिस्ट्री लैब तो वर्क ही नहीं करेगी अगर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं आएगा, और उसका मेन इंग्रेडिएंट दोबारा से क्या है, सल्फर। एंड देन स्टील इंडस्ट्री रिस्क, तो आपने जो DRI पढ़ा, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन, अराउंड $190 मिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब 59.1% ऑफ इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी दोबारा से किस पे आई, वेस्ट एशिया के ऊपर। देन कॉपर वायर्स है वर्थ $869 मिलियन की, मतलब ऑन एन एवरेज हाफ जो हमारी डिपेंडेंसी है इस सेक्टर को लेके वो डिपेंडेंट है अगेन ऑन वेस्ट एशिया। डायमंड, मोर देन 40% जो रफ डायमंड्स हैं वो हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, फिर इनकी प्रोसेसिंग वगैरह करी जाती है सूरत गुजरात के अंदर, और फिर उसे ग्लोबली एक्सपोर्ट भी करा जाता है। अब स्टील इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहां चाइना क्या करता था, डंपिंग करता था हमारी कंट्री के ऊपर, फिर इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा दी कि ये डंपिंग कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, उन रूट्स को बंद करो। तो चाइना ने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, बोला चलो कंबोडिया, वियतनाम, इनके पास पकड़ा देंगे, फिर ये फर्दर इंडिया में सप्लाई करवा देंगे, इनडायरेक्ट रूट्स बन गए। तो स्टील कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इंफ्रा कहाँ ही रेडी हो पाएगा अगर स्टील अवेलेबल नहीं होगा। तो बोला कि इसके हमारे पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी हैं, तो जैसे थाईलैंड है, वियतनाम है, स्पेशली फॉर द लाइमस्टोन, मतलब जो उसका रॉ मटेरियल है, और DRI के लिए लीबिया, मलेशिया, ये भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव सोर्स है। पर दिक्कत ये नहीं है कि ऑल्टरनेटिव सोर्स है या नहीं, तब तो फिर कल आपने देखा था यहाँ पे पर्शियन गल्फ था, यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और यहाँ पे एक और पोर्ट पड़ा था, जास्क, हाँ जास्क, जो मैंने बोला था कि स्किप हो गया था, पर याद रखना है, इसको लिखा हुआ है उधर, लगा होगा आपके PDF वगैरह में। तो ये जो जास्क है, फिर तो ईरान बोलेगा मेरी डिपेंडेंसी इस पे भी शिफ्ट कर सकती है, पर लोडिंग कैपेसिटी भी तो देखनी पड़ेगी अपने को। यहाँ पे 7 मिलियन बैरल डॉलर्स की थी, यहाँ पे सिर्फ 1 मिलियन डॉलर बोल दिया, सॉरी, पर डे की थी, और यहाँ पे 1 मिलियन बैरल पर डे की थी, तो कम है ना, तो इसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। सेम फॉर द इंडिया, मोर देन 60% तो आपकी डिपेंडेंसी वेस्ट एशिया के ऊपर थी, ऑल्टरनेटिव से आप उतना ज्यादा परचेज नहीं कर सकते, अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए, ऊपर से प्राइस भी बढ़ेंगे कि इनको अभी जरूरत है तो हमारे पास खरीदने के लिए जरूर आएंगे। इसके अलावा मेन कंसर्न क्या है, तो ऑयल और गैस के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। स्टील अभी भी LPG और LNG के ऊपर डिपेंडेंट है। LPG और LNG अब किस लिए, तो डीकार्बनाइजेशन के लिए, और जब स्टील के लिए डीकार्बनाइजेशन करी जाती है तो उसमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है हीट की। अब एक एग्जाम्पल दोबारा से यहाँ पे फिट बैठ सकता है, जो आपने पढ़ा था कि हमें अपना हीटिंग सेक्टर भी इलेक्ट्रीफाई करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, कि अगर आप रॉ मटेरियल ले भी आए तो ठीक है ले आए आप, पर आपके पास फिर से गैस नहीं है,
जो आप हीटिंग के लिए यूज करने वाले थे। तो तभी यहाँ से इंपॉर्टेंस जनरेट होती है कि वो जो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हीटिंग सेक्टर बोला गया है वो इंपॉर्टेंट है। आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना पड़ेगा रादर देन डिपेंडेंट ऑन गैसेस। इसके बाद इंडस्ट्री वार्निंग क्या क्या है, तो वही स्क्रैप अवेलेबिलिटी है, रिड्यूस हो चुकी है, डिसरप्ट हो चुकी है। फर्टिलाइजर सेक्टर, इसमें आप ज्यादा नहीं अभी सुनोगे, रीजन वही है, हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है। पर जब आप इसको 3 महीने के बाद इसी आर्टिकल को पढ़ोगे तो ये लाइन किसी काम की नहीं बचेगी, क्योंकि उस टाइम पे दोबारा से सोइंग सीजन आने वाला होगा, तो लोग देख रहे होंगे कि फर्टिलाइजर नहीं आ रहे, या फिर फर्टिलाइजर जो ऑलरेडी सब्सिडाइज फॉर्म में आ रहे थे उसके प्राइस थोड़े बहुत इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई देंगे। अभी के लिए कोई इम्पैक्ट आपको फर्टिलाइजर पे नहीं मिलेगा। इसके बाद पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यही है कि सप्लाई चेन पूरी तरह से डिसरप्ट है। एलपीजी और एलएनजी, इनके लिए हमने देखा था यूएस के थ्रू हमने एक डील भी करी थी कि 10% एलपीजी की परचेजिंग हम आपसे कर लिया करेंगे, पर 10% होता ही कितना है, ऊपर से डिस्टेंस बहुत ज्यादा पड़ जाता है, तो हमें लॉजिस्टिक खर्चा भी ठीक ठाक पड़ेगा। और एलएनजी तो हम पूरी तरह से वेस्ट एशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगेन ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जो हमारे पास निकल के आते हैं कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशिया से निकल के आते हैं, पर डिपेंड करता है क्या उनके पास खुद भी उतने रिजर्व्स अवेलेबल हैं या नहीं, क्योंकि मोर देन 60% मेजोरिटी केसेस में आपने देखा हम वेस्ट एशिया के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली कुछ भी नहीं आएगा इसमें से शायद, पर ये मेंस के अंदर बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हो। सवाल यही बनेगा जो मुझे लग रहा है इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट में, कि वेस्ट एशिया में जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो ऑयल के बियॉन्ड कौन कौन से सेक्टर इंपैक्ट हुए, फिर आपके पास डाइवर्सिटी होनी चाहिए आंसर के अंदर, वहां पे एग्जाम्पल यूज करने पड़े।